हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रमोद साक्य, वेलकम्स यू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल मैक लर्निंग पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 346 से 350 तक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ये है क्वेश्चन नंबर 346। इसमें पूछा गया है अपसेट फोर्जिंग के बारे में। तो अपसेट फोर्जिंग होती क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। अपसेट फोर्जिंग को ही हम मशीन फोर्जिंग भी कहते हैं। ये हमारी प्रेस फोर्जिंग की तरह होती है। प्रेस फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस स्क्वीजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। वहां पर हम वर्टिकली अप्लाई करते थे, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली अप्लाई करते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक हेडिंग टूल, इसी को हम पंच कहते हैं या फिर हेडिंग टूल कहते हैं। इस पंच या हेडिंग टूल की सहायता से यहाँ पर जो ब्लेड रहता है, जो स्टॉक रहता है, उसके ऊपर हम स्क्वीजिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी सहायता से हमारा जो जहां पे हमें मेटल फ्लो करवाना है वहां पे हम मेटल को फ्लो करवाते हैं। इसके द्वारा हम क्या है, एक सर्टेन पार्ट पर जब हमें ज्यादा मटेरियल की आवश्यकता होती है तब हम मशीन फोर्जिंग या अपसेट फोर्जिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द मशीन फोर्जिंग एज it involves the upsetting operation. Sometimes it is simply called upset forging. Like press forging, in machine forging also, the material is plastically deformed by squeeze pressure into the shape provided by the die in the forging machine. तो यहाँ पर भी हम स्क्वीज प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। वहां पे हम वर्टिकली अप्लाई करते थे और यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे हैं। बट अनलाइक प्रेस फोर्जिंग, इट ऑपरेट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. It is the forging method which is often selected when certain parts are required with an increased volume of metal at the center or only at the end. यहाँ पर हम जहां पर जैसे एंड में हमें ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से, जैसे ये हमारा क्या है, फिनिश्ड पार्ट है, यहाँ पर हमें ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर कम मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से जब एंड में हमें या सेंटर में हमें ज्यादा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है तो हम मशीन फोर्जिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, देखिए, ये हमारी एक मूवेबल डाई होती है और ये हमारी फिक्स्ड डाई होती है। स्टॉक के साथ ग्रिप बना के रखती है, जिससे यहाँ पर क्या है, हमारा एक कैविटी फॉर्म होती रहे। और उस कैविटी के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो पंच है, जो हेडिंग टूल है, उसके ऊपर प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी सहायता से ये जो मेटल है हमारा इस तरीके से फ्लो हो जाएगा और जिस तरीके का हमें प्रोडक्ट चाहिए उस तरीके का हम इसके द्वारा बना सकते हैं। ये एक सिंगल पास में कंप्लीट नहीं किया जाता है, इसको भी हम कभी 2 पासेज में, कभी 3 पासेज में कंप्लीट करते हैं, जैसे हम प्रेस फोर्जिंग के अंदर करते थे। तो इसके द्वारा जो कंपोनेंट बनाए जाते हैं वो कौन कौन से बनाए जाते हैं, देखिए, इसके द्वारा हम नट्स बना सकते हैं, बोल्ट बना सकते हैं, रिवेट्स बना सकते हैं, वुड स्क्रू बना सकते हैं, रोलर एंड बॉल बियरिंग बना सकते हैं, गियर ब्लैंक्स बना सकते हैं, बॉल्स बना सकते हैं, एक्सल एंड कपलिंग भी बना सकते हैं। तो ये इसके द्वारा कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं इसके द्वारा। तो यहाँ पर मशीन फोर्जिंग के द्वारा ये वाले कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ फोर्जिंग सिंस देयर इज नो और लिटिल ड्राफ्ट इज नीडेड। इसके अंदर कोई ड्राफ्ट या बहुत कम ड्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। ऑन फोर्जिंग मेड बाई अपसेटर, देयरफॉर देयर इज सेविंग इन द मटेरियल एंड ऑल्सो मशीनिंग एक्सपेंसेस। द अपसेटिंग प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड, इसके द्वारा हम मशीनिंग प्रोसेस को ऑटोमेटेड कर सकते हैं। एज कंपेयर टू ड्रॉप फोर्जिंग हैमर्स, forging machines have a higher productivity and their maintenance is much cheaper. In forging machine, the forging is accompanied by little or no flash. जो मशीन फोर्जिंग है इसके अंदर बहुत कम फ्लैश आता है, लेकिन जो ड्रेस फोर्जिंग है या ड्रॉप फोर्जिंग है उसके अंदर क्या है, क्योंकि हम उसके ऊपर जो हैमर है उसके द्वारा रिपीटेडली उसके ऊपर हैमरिंग कर रहे हैं, तो जिसके कारण उसके अंदर फ्लैश ज्यादा आता है। लेकिन यहाँ पर मशीन फोर्जिंग के अंदर जो फ्लैश है वो बहुत कम आता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी जो टूलिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। इट इज डिफिकल्ट टू फोर्ज इंट्रिकेट नॉन सिमेट्रिकल एंड हैवी जॉब्स ऑन ए फोर्जिंग मशीन। तो इसके द्वारा हम नॉन सिमेट्रिकल पार्ट्स नहीं बना सकते हैं और इंट्रिकेट शेप्स भी नहीं बना सकते हैं। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द स्टॉक विच कैन बी अपसेट इज लिमिटेड अबाउट 250 mm। इसके द्वारा जो डायमीटर हम बना सकते हैं मैक्सिमम डायमीटर के स्टॉक को, वो है 250 mm। तो इसके अंदर देखते हैं क्या है ऑप्शन में, causes steadily applied pressure instead of impact force. It uses to force the end of the heated bar into a desired shape.
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जो एंड पार्ट है उसको हम क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। जो एंड पार्ट पर हमें ज्यादा मटेरियल चाहिए तो इसलिए हम एंड पार्ट को वहां पर बना रहे हैं। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था हमारा क्या था, ये था जो एंड में हमें मटेरियल ज्यादा चाहिए था। तो इस तरीके से एंड पार्ट को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 347 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस। इनमें से कौन सी प्रोसेस डिफरेंट है हमारी। तो एक एक से हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट पीनिंग, तो शॉर्ट पीनिंग में क्या होता है, इस तरीके से ये हमारा स्टॉक होता है, जो पार्ट है, जो वर्क पीस है, वो हमारा ये इस तरीके से रखते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं, जो मेटल के पार्टिकल्स हैं उनकी बम्बार्डिंग करते हैं। यहाँ पर मेटल के पार्टिकल्स की जब बम्बार्डिंग करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर एक कंप्रेस्ड लेयर बन जाती है और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। उस कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो फटीग स्ट्रेस है मटेरियल की, जो फटीग स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसके द्वारा हम फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। शॉर्ट पिनिंग इज मेनली एम्प्लॉयड टू इम्प्रूव द फटीग स्ट्रेंथ ऑफ मेटल by setting up compressive stress in the surface. This process is employed to prevent the cracking of workpiece in corrosive media, to improve the oil retaining properties of the processed surface. तो इसके द्वारा हम जो ऑयल रिटेनिंग प्रॉपर्टीज है उनको भी इंप्रूव करते हैं और इसके द्वारा जो वर्क पीस है क्रैक होने से बचता है। ठीक है। This process is adopted to remove stress concentration on parts of irregular shapes or at local areas. तो इस प्रोसेस का यूज हम इसलिए भी करते हैं, जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है हो रहा है किसी भी पार्ट के अंदर उसको रिमूव करने के लिए भी करते हैं। ठीक है। द प्रोसेस इज कैरिड आउट by blasting or hurling a rain of small shots pneumatically or mechanically at high velocity against the work surface. Small indentations are produced due to striking of shots which causes the metal to flow plastically to a depth of few tenth of mm. तो इसके द्वारा हम मेनली क्या करते हैं, फटीग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है उसको रिमूव किया जाता है और क्या किया जाता है, ऑयल रिटेनिंग प्रॉपर्टीज को इंप्रूव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लास्ट क्लीनिंग या फिर इसी को कहते हैं सैंड ब्लास्टिंग। इसके अंदर क्या होता है कि ये हमारा एक फोर्ज्ड मटेरियल रहता है, फोर्ज्ड ब्लैंक पार्ट रहता है, जिस फोर्जिंग के बाद उसके ऊपर कुछ स्केलिंग या डर्ट पार्ट रह जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग या फिर ब्लास्ट क्लीनिंग का। तो इसके अंदर एक जेट की सहायता से इसके ऊपर सैंड को इंपार्ट किया जाता है, जिससे ये जो यहाँ पे आपको मेटल वर्क पीस दिख रहा होगा इसके ऊपर क्या है, ये स्केल जमा हुआ है, डर्ट जमा हुआ है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके द्वारा हम जेट की सहायता से सैंड के पार्टिकल्स को इंपार्ट करेंगे, जिससे ये जो स्केलिंग है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और हमारा जो वर्क पीस है वो कैसा हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मतलब इसकी जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर by this process the scale is removed and smooth surface finish is imparted to the forging. तो यहाँ पर हमें स्मूथ सरफेस फिनिश प्राप्त होती है इसके द्वारा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, कोल्ड एक्सट्रूशन। तो कोल्ड एक्सट्रूशन में क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड एक्सट्रूशन हमारी 3-4 प्रकार की होती है। एक होती है होकर एक्सट्रूशन, नेक्स्ट इसमें होती है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन और नेक्स्ट होती है इंपैक्ट एक्सट्रूशन और लास्ट होती है कोल्ड एक्सट्रूशन फोर्जिंग। तो ये हम लोग समझ लेते हैं एक एक से। तो यहाँ पर देखिए ये हुकर एक्सट्रूशन है। हुकर एक्सट्रूशन में क्या होता है, एक कप हम पहले से किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा बना लेते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए ये आपको कप दिख रहा होगा इस तरीके का, ये जो कप है वो हम किसी दूसरी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं और उसके बाद इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये जो आपको दिख रही है यहाँ पर, इसको हम और एनलार्ज करते हैं, इसकी जो थिकनेस है उसको कम करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, हम एनलार्ज कर देते हैं। In the hooker or extrusion down method, a cup is first formed by a suitable working operation. Extrusion then consists of elongating and thinning the wall. इसको हम elongate करते हैं और उसके बाद thin करते हैं इसकी जो wall है उसको, using a solder punch and die. तो यहाँ पर ये solder punch और die का यूज करते हैं।
तो दिस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कॉमर्शियली अप्लाइड मेनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल थिन वॉल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम सीमलेस ट्यूब। तो किसके द्वारा हम सीमलेस ट्यूब बनाते हैं? ये होकर एक्सट्रूशन के द्वारा बनाते हैं। तो सीमलेस ट्यूब्स एंड कैटरेज केसेस बना जाते हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन। तो हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक प्रकार का कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल ब्लेड को रखते हैं और इसी के अंदर हमारी डाई फिक्स्ड रहती है। ये जो डाई असेंबली है वो यहाँ पर फिक्स्ड रहती है और यहाँ पर हमारा क्या बना रहता है, एक ऑरिफिस बना रहता है जहां से मेटल को हम फ्लो करवाते हैं। ठीक है, लेकिन इस ब्लेड को हम क्या करते हैं, चारों तरफ से एक फ्लूइड के द्वारा सराउंड कर देते हैं और उस फ्लूइड के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं रैम की सहायता से। ये जो रैम है इसकी सहायता से हम इसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्लूइड के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर जो फोर्स है वो हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वही यहाँ पर भी लगेगा और इस डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब फ्लूइड के अंदर हमारा सभी जगह से एक समान फोर्स लगता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ब्लेड और कंटेनर के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा था वो भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो कितना अप्लाई करते हैं, 1100 से 3150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और इसके अंदर जो फ्लूइड हम यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, ग्लिसरीन, एथाइगोल एंड SAE30 मिनरल लुब्रिकेटिंग ऑयल, castor oil with a 10% alcohol and isopentane। the hydrostatic pressure ये होता है because the hydrostatic pressure increases the ductility of the material। जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उसके द्वारा हम डक्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके कारण जो ब्रिटल मटेरियल है उनको भी हम इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो ब्रिटल मटेरियल कैन बी एक्सट्रूडेड सक्सेसफुली बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर जो कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हैं इसके क्या हैं, cladding of metal, making wires of less ductile material like brittle material, extrusion of nuclear reactor fuel rods। तो ये हमारे क्या है, हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूशन के द्वारा बनाए जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट एक्सट्रूशन है। तो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा एक होकर एक्सट्रूशन की तरह ही होता है। उसमें हम जो कप बनाते हैं वो उसके अंदर क्या था, उसकी जो लेंथ थी उसको हम इलोंगेट कर रहे थे इस तरीके से, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। ये जो पंच है इसकी सहायता से हम इम्पैक्ट फोर्स अप्लाई करते हैं और जो पंच और डाई है उनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उस स्पेस में मेटल हमारी फ्लो करती है ऊपर की ओर। तो यहाँ पर दिस प्रोसेस इज क्वाइट सिमिलर टू हुकर प्रोसेस बट द फ्लो ऑफ मेटल इज अपोजिट डायरेक्शन। जो फ्लो है मेटल का वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन इम्पैक्ट एक्सट्रूशन द पंच डिसेंड्स एट हाई स्पीड एंड स्ट्राइक्स द ब्लैंक। और ये जो पंच है वो हाई स्पीड पर आता है और इस ब्लैंक को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, एक्सट्रूडिंग इट अपवर्ड्स। और इसको ऊपर की ओर क्या करता है, एक्सट्रूड करता है। द थिकनेस ऑफ द एक्सट्रूडेड ट्यूबुलर सेक्शन इज फंक्शन ऑफ द क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड द डाई कैविटी। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड प्राइमरली टू लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टिन, जिंक एंड देयर अलॉयज। इसके द्वारा मेनली हम क्या बनाते हैं, कोलैप्सिबल ट्यूब्स बनाते हैं। जो पेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो बनाते हैं, कोलैप्सिबल पेस्ट ट्यूब्स। नेक्स्ट है कोल्ड फोर्जिंग एक्सट्रूशन। कोल्ड फोर्जिंग भी हमारा किसकी तरह है, इट इज सिमिलर टू द इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। ये भी इम्पैक्ट एक्सट्रूशन की तरह है। यहाँ पर जो हम पंच यूज कर रहे हैं वो कैसा होगा, इस तरीके का होगा और इसके अंदर जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, जो थिकनेस होगी वो बहुत ज्यादा होती है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। बट द मेन डिफरेंस दैट द साइड वॉल्स आर मच थिकर एंड देयर हाइट इज स्मॉलर, हाइट स्मॉलर होती है। तो ये हमारा एक्सट्रूशन प्रोसेसेस होती हैं। अब एक्सट्रूशन प्रोसेस हमारी यहाँ पे देखिए कौन सी बात कर रहा है, कोल्ड एक्सट्रूशन की बात कर रहा है। कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस किसके अंदर आती है, हमारी कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के अंदर आती है। अब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस हमारी कब परफॉर्म होती है, जब जो टेम्परेचर है उस मेटल का वो कितना हो, बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसके द्वारा हमारी यहाँ पे जो मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो यहाँ पे इंप्रूव होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोल्ड एक्सट्रूशन प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो हमारी इंक्रीज होती है। किसके कारण, वर्क हार्डनिंग के कारण। ये हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर रहे हैं और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमें जो सरफेस फिनिश है वो अच्छी प्राप्त होती है।
नेक्स्ट है इसके अंदर ड्रॉप फोर्जिंग। तो यहां पर देखिए ये ड्रॉप फोर्जिंग है, सैंड ब्लास्टिंग हम लोग देख चुके हैं। ड्रॉप फोर्जिंग में हम क्या करेंगे, देखिए ये इस तरीके की हमारी डाई होती है और ये हमारा पंच होता है या रैम होता है। यहाँ पर ये एनविल होता है, एनविल के ऊपर हमारी एक लोअर डाई फिक्स रहती है और अपर डाई में हमारा क्या लगा रहता है, एक रैम लगा रहता है। इसके द्वारा रिपीटेड हैमरिंग करते हैं हम इस मेटल ब्लेड के ऊपर, जिसको क्या करेंगे, इसके अंदर जो डाई है, नीचे वाली डाई, लोअर डाई, इसके अंदर कैविटी बनी रहती है। उस कैविटी के अंदर उस मेटल को हम क्या करते हैं, शेपिंग करते हैं उसकी। मतलब यहाँ पर इस मेटल के ऊपर जब हम ऊपर से ड्रॉप करेंगे हैमर को कंटिन्यूअसली 4 से 5 बार उसको ड्रॉप करते हैं, जिससे जो मेटल है वो इस कैविटी को फिलअप कर देती है। मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल उस मेटल ब्लेड को क्या दे रहे हैं, शेप दे रहे हैं, जो कैविटी के अंदर शेप बना हुआ है उसको। तो इसके अंदर कोई भी हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, दिस मेथड ऑफ फोर्जिंग यूजेज ए क्लोज्ड इंप्रेशन डाई टू ऑब्टेन द डिजायर्ड शेप। इसके द्वारा हम डिजायर्ड शेप प्राप्त करते हैं ऑफ द कंपोनेंट। The shaping is done by the repeated hammering given to the material in the die cavity. The equipment employed for delivering the blows is called drop hammers. इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप हैमर कहते हैं। The die used in drop forging consist of two half। इसमें दो हाफ होते हैं, एक लोअर हाफ होता है, एक अपर हाफ होता है। जो लोअर हाफ है वो क्या है, एनविल के साथ फिक्स रहता है, while the upper half is fixed with the ram। और जो अपर हाफ है वो उसके साथ में रेम के साथ फिक्स रहता है। The heated stock is kept in the lower die while the ram deliver 4 to 5 times blows on the metal in quick succession to so that the metal spreads and completely fill the cavity। और कैविटी को फिल कर लेती है completely। इसके द्वारा टू कॉम्प्लेक्स शेप्स विद नॉर्मल कैविटीज, डीप पॉकेट्स, री सेंटर्ड शेप एटसेट्रा कैन नॉट बी ऑब्टेन। इसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर से हम रैम को ड्रॉप करा रहे हैं, हैमरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, तो उसको निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जो मेटल हमारी उसके अंदर कैविटी के अंदर फंसी हुई है उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बना सकते हैं। In drop forging, the final desired shape cannot be obtained directly from the stock in a single pass, depending on the shape of the component and the desired grain flow direction. The material should be manipulated in a number of passes। इसके द्वारा हम एक ही पास में हम उसको डिजायर्ड शेप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसको मल्टीपल पासेस में भी किया जाता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा हम क्या क्या बनाए जाते हैं, देखो रेंच बनाया जाता है, क्रैंक हुक बनाया जाता है, क्रैंक बनाया जाता है, क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम इसके द्वारा बना सकते हैं ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है एक और बचा है कोल्ड रोलिंग। ये इसके अंदर कोल्ड कंडीशन में हम रोलिंग करते हैं। तो कोल्ड रोलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच मेटल इज पास थ्रू द रोलर्स एट टेम्परेचर बिलो द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो यहाँ पर रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे हम मेटल के ऊपर से मेटल को रोलर्स के बीच में से फ्लो करवा रहे हैं। तो इसके द्वारा क्या होगा, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और हार्डनेस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग में ऐसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था, इसमें पूछा गया था इनमें से डिफरेंट प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर भी हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर रहे थे, यहाँ पर हम फटीग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने देखा, इसके अंदर भी हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर रहे हैं, सरफेस फिनिश अच्छी प्राप्त कर रहे हैं। इसके अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी सरफेस फिनिश अच्छी हो रही है। यहाँ पर कोल्ड रोलिंग के द्वारा भी हम हार्डनेस को इंक्रीज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन ड्रॉप फोर्जिंग के द्वारा हम कोई भी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, वहां पे केवल उसको शेप दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो अलग प्रोसेस है, सबसे डिफरेंट प्रोसेस कौन सी होगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, ड्रॉप फोर्जिंग। नेक्स्ट है 348। इसमें पूछा गया है, इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्लैब डायरेक्टली टू स्ट्रिप इन वन पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रोलिंग मिल्स कैन डू दिस फंक्शन। तो इनमें से कौन सा रोलिंग मिल इस फंक्शन को कर सकता है कि एक ही पास में हम उसको शेप दे सकें या एक ही पास में उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर सकें दूसरे शेप में। तो यहां पर हम लोग देखते हैं एक एक से। देखिए ये है 2 हाई रोल्स।
तो टू हाई रोल्स में क्या होते हैं, दो रोल्स होते हैं हमारे इस तरीके से, और उन रोल्स के बीच में से हम मेटल को पास कराते हैं, जिसके द्वारा उसकी थिकनेस या जो भी है वो रिड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो रोल्स हैं वो हमारे किस टाइप के, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, फिक्स डायरेक्शन हो उनकी, और दूसरी क्या हो, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकें। तो यहाँ पर देखिए बोथ द रोल्स रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू वन अनदर, देयर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड। ये वाला जो केस है यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फिक्स रहती है एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड, दस द वर्क कैन बी रोल्ड बाई फीडिंग फ्रॉम वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ पर वर्क जो पीस है उसको हम केवल एक ही डायरेक्शन से फीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ से इधर से फीड किया, फिर इधर से पास करवा दिया, तो ये हम वापस से क्या करते हैं, इसको इधर लेके आए, पास कराया, फिर वापस से लेके गए, फिर इधर से पास कराएंगे, तो ये यहाँ पे क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ टू हाई व्हील्स which incorporates a drive mechanism that can reverse the direction of rotation of the rolls. This facilitates rolling of workpiece continuously through back and forth passes between the rolls. This type of rolling mills is known as two high reversing mills. इनको हम two high reversing mills भी कहते हैं। These stands are more expensive. ये जो रोलर्स हैं, ये वाला जो मैकेनिज्म है ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू नॉन रिवर्सिबल टाइप बिकॉज ऑफ द रिवर्सिबल टाइप नीडेड। नेक्स्ट है थ्री हाई रोल्स। थ्री हाई रोल्स में क्या होता है, तीन रोलिंग रोल्स यूज करते हैं, और उसके द्वारा हम यहाँ से जैसे मेटल आएगी, जो वर्क पीस था, बिलेट था, उसको हम पहले यहाँ से पास कराएंगे, फिर इसको वापस यहाँ से दूसरे से पास करवा देंगे कंटिन्यूस। तो दिस स्टैंड अरेंजमेंट is used for rolling of two continuous passes in a rolling sequence without reversing the drive. After all the metal has passed through the bottom roll set, the end of the metal is entered into the another set of the rolls for the next part. For this purpose, a table tilting arrangement is required to bring the metal to the level with the rolls. तो इसके लिए हमें टेबल टिल्टिंग अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या है वो दूसरे रोल्स के बीच में यहाँ पर हम उसको फीड करा सकें। दिस अरेंजमेंट में बी यूज्ड फॉर ब्लूमिंग, ब्लेड रोलिंग एंड फिनिश रोलिंग। तो ये हम किसके लिए यूज करते हैं, ब्लूमिंग के लिए, ब्लेड रोलिंग एंड फिनिश रोलिंग के लिए। नेक्स्ट है फोर हाई रोल्स। तो फोर हाई रोल्स में क्या होता है, दिस रोलिंग स्टैंड्स इज एसेंशियली ए टू हाई रोलिंग मिल्स बट विद स्मॉल साइज्ड रोल। इसके अंदर क्या होता है, देखिए ये हमारा एक बड़ा रोल होता है जिसको हम बैकअप रोल कहते हैं, और जो वर्किंग रोल है वो हमारा छोटा रोल होता है। यहाँ पर ये स्मॉल डायमीटर का होता है जिसके द्वारा वर्किंग होती है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, वर्किंग रोल्स कहते हैं। और जो बैकअप रोल्स हैं ये लार्ज डायमीटर के होते हैं, जिनको बैकअप रोल्स कहते हैं। द टू रोल्स आर बैकअप रोल्स फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिजिडिटी to the small rolls. These mills are generally employed for subsequent rolling of slabs. The common products of these mills are hot and cold rolled sheets and plates. तो इसके द्वारा हम क्या बनाते हैं, hot and cold rolled sheets के लिए यूज करते हैं हम इनको, फोर हाई रोल्स को। नेक्स्ट है क्लस्टर रोल्स। अब क्लस्टर रोल्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये क्लस्टर रोल्स। यहाँ पर जो वर्किंग रोल है वो हमारा एक ही है, लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर रोल्स, बैकअप रोल्स लगाए जाते हैं। ये हमारे बाकी के जो रोल्स हैं वो बैकअप रोल्स हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्किंग रोल्स ऑफ स्मॉलर डायमीटर एंड फोर और मोर बैकअप रोल्स ऑफ लार्जर डायमीटर। The number of बैकअप रोल्स में go as high as 20 और more। यहाँ पे जो बैकअप रोल्स हैं वो हमारे 20 से भी ज्यादा हो सकते हैं according to the requirement depending upon the amount of supports needed for the working rolls during the operation. This type of rolling mills is generally used for cold rolling। इस प्रकार के जो रोलिंग मिल्स हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, कोल्ड रोलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। और जो प्लानेटरी रोल्स हैं, प्लानेटरी मिल्स हैं, उसमें छोटे छोटे रोल्स लगे रहते हैं एक बड़े रोल के ऊपर। तो यहाँ पर फॉर द रोलिंग अरेंजमेंट रिक्वायर लार्ज रिडक्शन। जब हमें लार्ज रिडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इन अ नंबर ऑफ फ्री रोटेटिंग व्हील्स इंस्टेड ऑफ ए सिंगल स्मॉल रोल आर फिक्स्ड टू ए लार्ज बैकअप रोल इन अ प्लानेटरी रोलिंग मिल अरेंजमेंट। तो यहाँ पर जब हमें लार्ज रिडक्शन की आवश्यकता होती है एक सिंगल पास के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एक बड़े रोल के ऊपर छोटे छोटे रोल्स लगा देते हैं जिनको हम प्लानेटरी रोलिंग मिल्स कहते हैं। इसके द्वारा देखिए यहाँ पर ये जो ब्लेड है ये क्या करेगा, अब एक ही सिंगल पास में ही उसकी जो रिडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर
आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इट इज रिक्वायर्ड टू द स्लैब डायरेक्टली टू ए स्ट्रिप इन वन पास। सिंगल पास में हम किसके द्वारा रिड्यूस कर सकते हैं? प्लानेटरी मिल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 349। 349 में पूछा गया है इन 4 हाई रोलिंग मिल द बिगर रोलर्स आर कॉल्ड। जो 4 हाई रोलिंग मिल्स था उसके अंदर जो बिगर रोल्स थे उनको हम क्या कहते थे? बैकअप रोल्स। तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारे क्या है? बैकअप रोल्स हैं और ये हमारे वर्किंग रोल्स हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 350। 350 में पूछा गया है ए पॉलिश्ड एंड एज्ड सरफेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए हॉट वर्क प्रोडक्ट विल बी हैविंग। तो यहाँ पॉलिश्ड और एज्ड सरफेस होगी किसी भी क्रॉस सेक्शन की हॉट वर्क प्रोडक्ट्स की, तो वो किस प्रकार की होगी? वो होगी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ये कैसा होगा? फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 351। तो 351 में पूछा गया है द मशीनरी इक्विपमेंट यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ चैनल ऑफ आई सेक्शन, रेल सेक्शन, एंगल्स एटसेट्रा इज कॉल्ड। तो ये हम किसके द्वारा बनाते हैं? हम रोलिंग के द्वारा बनाते हैं या रोलिंग मिल्स के द्वारा बनाते हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लें। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग रीड करिएगा। यहाँ पर ये रोलिंग के द्वारा हम क्या बनाते हैं? मैनी शेप्स सच एज आई, टी, एल और चैनल सेक्शन आर पॉसिबल बट नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स शेप्स। इसके द्वारा हम ये वाले शेप्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 352। इसमें पूछा गया है इन अ 4 हाई रोलिंग मिल द डायमीटर ऑफ बैकिंग अप रोल इन कंपैरिजन टू डायमीटर ऑफ वर्किंग अप रोल्स। तो जो डायमीटर है बैकिंग रोल्स की क्या होती है? ज्यादा होती है, और वर्किंग रोल्स की डायमीटर क्या होती है? कम होती है। ये हम लोग यहाँ पर देखे थे अभी। तो ये बैकअप रोल्स है, इनकी डायमीटर ज्यादा है, और जो वर्किंग रोल्स है उनकी डायमीटर कम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ बैकिंग अप रोल्स इन कंपैरिजन टू डायमीटर ऑफ वर्किंग रोल्स इज लार्जर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 353। इसमें पूछा गया है लार्ज साइज बोल्ट हेड्स आर मेड बाय। जो बोल्ट्स हैं, नट्स है, वो हम किसके द्वारा बनाते थे? अपसेट फोर्जिंग के द्वारा। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अपसेट फोर्जिंग के अंदर ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? नट्स बना सकते हैं, बोल्ट बना सकते हैं, रिवेट्स बना सकते हैं, रोलर बॉल बियरिंग बना सकते हैं, वुड स्क्रू, गियर ब्लैंक्स, एक्सल, कपलिंग, ये सारी चीजें हम किसके द्वारा बनाते हैं? अपसेट फोर्जिंग। इसी को हम क्या कहते हैं? मशीन फोर्जिंग भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 354। सिमेट्रिकल हॉलो पार्ट्स ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आर मेड बाय हॉट। किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये हॉट वर्किंग प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं? तो यहाँ पर देखो, सिमेट्रिकल हॉलो पार्ट्स बनाए जाते हैं स्पिनिंग के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। स्पिनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है? ये हमारी इस तरीके से एक लेथ मशीन के ऊपर क्या करते हैं? इसको, ये लेथ मशीन है, इसके ऊपर हम एक सिंगल प्लेट इस तरीके से लगा देते हैं और इसको हम रोटेट करते हैं। ये सिंगल प्लेट को क्या करेंगे? रोटेट करते हैं, और यहाँ पर ये जो टूल है, टूल की सहायता से इसको एक शेप देते जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा बन जाता है? एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बन जाता है, और उस कैसा होता है? वो हॉलो शेप का होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? स्पिनिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। तो 355 में पूछा गया है पायलट के बारे में। द पायलट्स इन द पंच होल्डर असेंबली इन प्रेस वर्किंग ऑपरेशन आर प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। तो पायलट्स हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं पंच होल्डर असेंबली में? तो यहां पर देख लेते हैं पहले पायलट्स।
तो पायलट्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से, ये जो ब्लैंक होता है, ब्लैंक को डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, लोकेट करने के लिए हम ये पायलट यूज करते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर देखिए पायलट्स आर यूज्ड इन प्रोग्रेसिव डाई, प्रोग्रेसिव डाई के अंदर यूज होते हैं। और प्रोग्रेसिव डाई के अंदर क्या होता है, ये जो सीक्वेंस होती है ऑपरेशंस की, वो पहले सेटअप करते हैं। तो सबसे पहला जो सीक्वेंस होता है ऑपरेशंस का, वो होता है पियर्सिंग। सबसे पहले हम पियर्सिंग करते हैं। इन दिस सीक्वेंस द पियर्सिंग ऑपरेशन आर प्लेस्ड फर्स्ट आफ्टर द होल्स हैव बीन पियर्स्ड। जब हम होल को पियर्स्ड कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दीज होल्स आर यूज्ड फॉर पायलटिंग द ब्लैंकिंग पंचेज। और ये जो होल हुआ है, जो पियर्स की है, पियर्सिंग के द्वारा हमने जो होल किया है, वो होल क्या करेगा, पंचिंग का जो ब्लैंक है उसको पायलट करने का काम करता है, मतलब उसको लोकेट करने का काम करता है, जिससे क्या हो, सो दैट द ब्लैंक फॉर्म्ड इज ट्रूली कॉन्सेंट्रिक टू द ऑलरेडी पंच्ड होल। जिससे क्या हो, जो हमने ब्लैंक क्रिएट किया है, जो ब्लैंक फॉर्म्ड हुआ है पहले से, वो कैसा हो, कॉन्सेंट्रिक हो, जो पंच होल है उसी का। ठीक है, दिस पायलटिंग इज अचीव्ड बाय मींस ऑफ द पायलट सिक्योर्ड अंडर द ब्लैंकिंग पंच which engage the already pierced hole to be effective. Pierced holes to be effective, the pilot must be strong enough to align the stock without bending. तो ये इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, जो पायलट है वो हमारा कैसा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे जो स्टॉक है उसको अलाइन कर सके विदाउट बेंडिंग, बिना बेंडिंग के। Pilots are made of good grade of tool steel, heat treated to maximum toughness and to a hardness of 56 to 60 Rockwell से। तो यहाँ पर पायलट्स का हम मेनली किसके लिए यूज करते हैं, जो ब्लैंक पंच है उसको लोकेट करने के लिए यूज करते हैं, जिससे क्या हो, जो हम होल करने वाले हैं, जो ब्लैंक करने वाले हैं, वो कैसा हो, कॉन्सेंट्रिक हो पहले से पंच होल का। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, टू एंश्योर इजेक्शन ऑफ द ब्लैंक, टू एंश्योर प्रॉपर लोकेशन ऑफ द ब्लैंक, प्रॉपर लोकेशन के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 356। 356 में पूछा गया नोचिंग के बारे में। नोचिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो यहाँ पर नोचिंग ऑपरेशन समझते हैं। देखिए नोचिंग ऑपरेशन में क्या होता है, हम नोचेस बनाते हैं। तो इन बेंट सेक्शन that have folded edges there should be some provision so that there is no overlapping of the metal where the corner comes together। तो यहाँ पर देखिए जब हम हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो मेटल हमारी फ्लो हो रही है वहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो मेटल की, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, नोचेज बना देते हैं। तो यहाँ पर नोचेज की सहायता से क्या होता है, जो मेटल है वो ओवरलैप नहीं होता है और जो फोल्डेड एजेज हैं वो नहीं बनती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द बल्जिंग एट सच प्लेसेज इट इज नेसेसरी टू सिल्ट और क्लिप द मेटल और प्रोवाइड स्मॉल ओपनिंग। हम एक स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, इस तरीके से भी हो गया, इस तरीके सर्कुलर, हाफ सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इस तरीके से। तो ये स्लैंट नोच हो गई, वायर नोच हो गई, इस तरीके की नोच हम प्रोवाइड कर देते हैं। The opening left at the corner of the seams, the edges are known as notches। जो हम यहाँ पर बना रहे हैं ओपनिंग, जैसे भी टाइप की बना रहे हैं, सर्कुलर टाइप की बना रहे हैं, रेक्टेंगुलर टाइप की बना रहे हैं, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, नोच कहते हैं। एंड द ऑपरेशन इज कॉल्ड नोचिंग, और इस ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं, नोचिंग कहते हैं। द साइज, लोकेशन एंड टाइप ऑफ नोचेज डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट के शेप पर डिपेंड करती हैं। ये डिफरेंट टाइप की नोचेज होती हैं। पंचिंग द एजेस ऑफ a sheet forming a notch in the shape of a portion of the punch। तो ये इस तरीके के हम नोचेस बनाते हैं यहाँ पर। तो नोच के द्वारा हम मेनली क्या कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग नहीं हो मेटल की, जब हम मेटल को फ्लो करवा रहे हैं या मेटल को डिफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पर बल्जिंग नहीं हो। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मेटल है वो नहीं आए, उसको रिमूव कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, removal of excess metal from the edges of the step to make it suitable for drawing without wrinkling। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। वहां पर जो मेटल है वो उसको हम रिमूव कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेटल नहीं आया, उसको एक्सेस मेटल नहीं हो एजेस पर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 357। 357 में पूछा गया है कोलैप्सिबल टूथपेस्ट ट्यूब आर मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो कोलैप्सिबल टूथपेस्ट हम किसके द्वारा बनाते हैं, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन के द्वारा बनाते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी। जो इम्पैक्ट एक्सट्रूशन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, लगभग 95% हमारे क्या बनते हैं, कोलैप्सिबल पेस्ट ट्यूब बनते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इम्पैक्ट एक्सट्रूशन। नेक्स्ट है 358।
इसमें पूछा गया है टम्बलिंग इज द प्रोसेस ऑफ, टम्बलिंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। तो टम्बलिंग क्या होती है, यहाँ पर देखिए ये है टम्बलिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू रिमूव स्केल एंड फॉर जनरल क्लीनिंग ऑफ द फोर्जिंग। तो फोर्जिंग के अंदर हम जो स्केल डिपॉजिट हो जाता है उस स्केल को रिमूव करने के लिए, जो जनरल क्लीनिंग के लिए हम टम्बलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस द फोर्जिंग्स along with some abrasive materials such as coarse sands or small metallic particles are placed in barrel. The tilted barrel is rotated at low speed. This action loses the scale from the surface of the forging and results in general cleaning of the forging. तो यहाँ पर हम मेनली क्लीनिंग करते हैं फोर्जिंग कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पर इम्प्रूव फटीग लिमिट, इम्पार्टिंग लेजर सरफेस, क्लीनिंग द सरफेस ऑफ द पार्ट्स। तो क्लीन करते हैं हम मेनली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 359। इसमें पूछा गया है, थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस फॉर ज्वाइनिंग टू मेटल्स। दो मेटल को ज्वाइन करने के लिए हम इनमें से कौन सी प्रोसेस का यूज करते हैं। एक तो हमारी क्या होती है, रिवेटिंग होती है। जो वेल्डिंग प्रोसेस होती है वो सबसे बेस्ट ज्वाइनिंग प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर लेकिन इनमें वेल्डिंग नहीं दिया गया है, यहाँ पर ये हम फोर्जिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। तो फोर्जिंग प्रोसेस कौन सी होगी जो मेटल्स को ज्वाइन करती है। तो यहाँ पर देखिए टम्बलिंग हम क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, ये हमारी स्वेजिंग ऑपरेशन हो गया, इसमें भी नहीं करते हैं। नोचिंग ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, अभी देखा एक्सेस मेटल को रिमूव करते हैं। कॉइनिंग में क्या करते हैं, हम जो डाई है, डाई की सहायता से हम कॉइन्स बनाते हैं। इस तरीके से हमारी डाई रहती है और डाई के ऊपर इंप्रेशंस बने रहते हैं। ये हमारी नेचुरल वाली डाई रहती है और इसके ऊपर ब्लैंक रहता है, ब्लैंक के ऊपर हम डाई के द्वारा इंप्रेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बची क्या है, सिंटरिंग। सिंटरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले मेटल को कॉम्पैक्ट पाउडर के रूप में हम कन्वर्ट करते हैं और इसके द्वारा हम उसके ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा जो मेटल पार्टिकल्स हैं वो आपस में उनकी बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये होती है सिंटरिंग प्रोसेस। तो सिंटरिंग के द्वारा ही हम मेटल को ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंटरिंग के अंदर क्या है, सिंटरिंग मीन्स द हीटिंग ऑफ प्रेस्ड कॉम्पैक्ट to below the melting temperature of any constituents of the compact or at least below the melting temperature of all principal constituents of the compact। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट से मतलब क्या है कि जो हमने पाउडर बनाया है उस पाउडर को ही हम कॉम्पैक्ट कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो पाउडर बना है उसी को हम क्या करते हैं, उसके किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को गर्म कर रहे हैं मेल्टिंग टेम्परेचर से नीचे। ठीक है, या फिर सभी कॉन्स्टिट्यूएंट जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम गर्म कर रहे हैं। ठीक है, कहां तक, बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सच हीटिंग फैसिलिटेट बॉन्डिंग एक्शन। तो इसके कारण क्या होगा, जो मेटल पाउडर है उनके अंदर बॉन्डिंग एक्शन होगा, मतलब वो आपस में बॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे between the individual powder particles, the increase the strength of the compact। और इसके कारण जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी कॉम्पैक्ट की। हीटिंग इज कैरिड आउट इन अ कंट्रोल्ड इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर और इन अ वैक्यूम टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो ये जो हीटिंग हो रही है वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है, इनर्ट एनवायरनमेंट में होती है और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में होती है या फिर वैक्यूम में होती है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन नहीं हो इसके अंदर। Prior to sintering, the compact is brittle। जो सिंटरिंग से पहले जो कॉम्पैक्ट है वो हमारा कैसा होता है, ब्रिटल होता है। एंड इट्स स्ट्रेंथ नॉन एज ग्रीन स्ट्रेंथ। और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ कहते हैं। और जो स्ट्रेंथ है वो लो होती है। द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स एंड हेंस ऑफ सिंटरिंग प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ द डिफ्यूजन प्लास्टिक फ्लो। तो ये जो स्ट्रेंथ है या जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी डिफ्यूजन पर डिपेंड करती है। जो मैकेनिज्म है हमारा डिफ्यूजन का वो कैसा है वो उस पर डिपेंड करती है। इवेपोरेशन ऑफ द वॉलेटाइल मटेरियल इन द कॉम्पैक्ट एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, ग्रेन ग्रोथ और प्योर श्रिंकेज। तो ये जो सिंटरिंग प्रोसेस है बॉन्डिंग की वो इंडिविजुअल पाउडर पार्टिकल्स टेक्स प्लेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री वेज। इन तीनों में से किसी भी प्रकार से हो सकती है वो। एक होती है मेल्टिंग ऑफ अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको मेल्ट करेंगे बिलो द मेल्टिंग टेम्परेचर, या फिर डिफ्यूजन के द्वारा या फिर मैकेनिकल बॉन्डिंग के द्वारा। ठीक है, ये तीन प्रोसेस होती हैं।
द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच कंट्रोल सिंटरिंग आर टेम्परेचर, टाइम एंड फर्नेंस एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर देखिए ये एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉय कैन बी सिंटर्ड एट टेम्परेचर बिलो टेम्परेचर्स फ्रॉम 350 to 500 डिग्री सेल्सियस फॉर पीरियड अप टू 24 आवर्स। तो यहाँ पर ये ऐसी कॉपर एंड कॉपर अलॉय, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट मेटल्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, सिंटरिंग के सहायता से। ये अलग अलग टेम्परेचर पर उनको मेल्ट करते हैं और इसके द्वारा हम हीटिंग करते हैं, जिससे मेटल पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है और वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 360। तो इसके अंदर पूछा गया है द सीमलेस ट्यूब्स इन मास प्रोडक्शन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो सीमलेस ट्यूब्स हम लोगों ने देखा किसके द्वारा बनाए जाते हैं, हुकर एक्सट्रूशन, मींस एक्सट्रूशन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।